साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर और टीचर वेदप्रका साइकोलॉजी और ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विशिष्ट बालक, जो हमारा साइकोलॉजी का बहुत अच्छा टॉपिक है, यूनिट है, रीट में भी आती है, सेकंड ग्रेड में आती है, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सब में ये टॉपिक शामिल है। उस विशिष्ट बालक के टॉपिक में से आज मैं एक बाल अपराधी बालक आपको पढ़ाऊंगा, समझाने और सिखाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम विशिष्ट बालक की यूनिट को कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें सृजनशील बालक हुआ और कहते हैं प्रतिभाशाली बालक है, मंदबुद्धि बालक है, पिछड़े बालक है, ठीक है ना, विकलांग बालक है, समस्यात्मक बालक है। तो जो भी विशिष्ट बालक में शामिल होते हैं, मैं वो पूरी यूनिट आपको करवाने की कोशिश करूंगा। जल्दी से जुड़ जाइए आप, जिससे फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं। चलिए आ जाइए फटाफट। देखिए, हम पढ़ रहे हैं बाल अपराधी बालक। मैं आपको रोजाना 9 बजे आकर के, जैसे मैं फ्री होता हूं, 9 बजे आकर के एक टॉपिक डेली कराऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप खुद देखिए और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे दूसरों को भी फायदा मिले। बाल अपराधी बालक बहुत अच्छा टॉपिक है, खूब सारे प्रश्न आते रहते हैं इसमें से। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है। देखिए, बाल अपराधी क्या होता है, उसे समझने के लिए पहले हमें अपराधी शब्द को समझना पड़ेगा। अपराधी किसे कहते हैं? आप जानते हैं, हमारे समाज ने, हमारे देश ने प्रत्येक व्यक्ति के रहने के लिए कुछ नीति, नियम और कानूनों का निर्धारण किया है। जो व्यक्ति इन नीति, नियमों और कानूनों का निर्धारण करते हुए समाज में अपना जीवन व्यतीत करता है, वो सभ्य प्राणी के रूप में अपनी पहचान बनाता है। और अरस्तु ने कहा भी है, अरस्तु कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसमें सामाजिकता के गुणों का पाया जाना अनिवार्य माना जाता है। उसमें सामाजिकता के गुण होने चाहिए। जो व्यक्ति समाज के बनाए नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, समाज में रहता है, वो तो सभ्य प्राणी कहलाता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि समाज के बनाए नियमों को तोड़ता है, उनका उल्लंघन करता है, या समाज के बनाए नियमों को क्या कहते हैं, समाज के बनाए नियमों से परे जाकर के काम करता है, तो उसे हम अपराधी व्यक्ति का दर्जा देते हैं या उसे अपराधी व्यक्ति कहते हैं। जब कोई वयस्क व्यक्ति ऐसा करता है जिसे हम अपराधी कह रहे हैं, उस काम के बदले यदि वही काम कोई बालक करेगा, तो उस बच्चे को हम कहते हैं बाल अपराधी। बाल अपराधी बालक क्या होता है, तो उसके बारे में कुछ विद्वानों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे कि गुड़ महोदय क्या कहते हैं? गुड़ कहते हैं बाल अपराधी को परिभाषित करते हुए, बाल अपराधी किसे कहते हैं? कोई बालक जो समाज विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन करे, कोई बालक जिसका व्यवहार सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए, कोई बालक जिसका व्यवहार सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए, इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाने लगे, वो बाल अपराधी कहलाता है। वैलेंटाइन कहते हैं, बाल अपराधी को परिभाषित करते हुए, बाल अपराधी शब्द मोटे तौर पर किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। इसका मतलब बाल अपराधी वो है जिसने किसी कानून का उल्लंघन कर दिया, किसी कानून को तोड़ दिया। मोटे तौर पर जिसने कानून तोड़ दिया, उसी को हम कहते हैं बाल अपराधी, यदि वो बालक है तो।
हीली इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कोई बालक जो सामाजिक मानक से मतलब है मानदंड, हमारे समाज के क्या मानदंड है, छोटे बच्चों के लिए क्या मानदंड है, छोटे बच्चों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी है, खेल कूद करना है, बड़ों की बात माननी है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। ठीक है, तो हीली कहते हैं कोई बालक जो सामाजिक मानकों से, अब जो मैंने बताया खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, माता पिता की आज्ञा का पालन, कोई बालक इनसे परे जाकर के व्यवहार दिखा रहा है, कोई बालक जो सामाजिक मानकों से विचलित व्यवहार का प्रदर्शन करता है उसे हम कहते हैं बाल अपराधी। गुण कहते हैं कोई बालक जिसका व्यवहार सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाने लगे, बाल अपराधी है। वैलेंटाइन कहते हैं मोटे तौर पर बाल अपराधी शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। और हीली कहते हैं कोई बालक जो सामाजिक मानकों से विचलित व्यवहार का प्रदर्शन करे वो बाल अपराधी कहलाता है, बाल अपराधी माना जाता है। स्किनर कहते हैं कोई ऐसा कार्य जिसे वयस्क द्वारा किया जाए, यानी कोई बड़ा व्यक्ति इस काम को करे तो उसे अपराधी माना जाता है। कोई ऐसा कार्य जिसे वयस्क द्वारा किया जाए तो अपराधी, परंतु वही कार्य जब बालक करता है, अगर बड़े ने किया तो अपराधी, लेकिन वही कार्य जब बालक करेगा तो क्या कहलाएगा? बाल अपराधी। कहने का मेरा मीन्स ये है कि जिस काम को 18 प्लस का व्यक्ति करेगा तो अपराधी, और उससे कम आयु का करेगा तो बाल अपराधी, और 16 से 18 के बीच में 7 से 16 बाल अपराधी, 16 से 18 किशोर अपराधी। ठीक है, तो कोई बड़ा व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति किसी कार्य को अंजाम दे जिसके बदले में हम लोग कहें कि ये तो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसी घटना को या उसी कार्य को कोई बालक करे या बालक के द्वारा उस घटना को अंजाम दिया जाए तो उसे अपराधी ना कह करके हम कहते हैं बाल अपराधी। तो ये बाल अपराधी को परिभाषित किया है कुछ विद्वानों ने, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गुड कहते हैं बाल अपराधी क्या होता है? कोई बालक जिसका व्यवहार सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाने लगे, वो बाल अपराधी है। वैलेंटाइन कहते हैं बाल अपराधी शब्द मोटे तौर पर किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है, बच्चे ने कोई कानून तोड़ दिया इसीलिए बाल अपराधी है। हीली कहते हैं कोई बालक जो सामाजिक मानकों से विचलित व्यवहार का प्रदर्शन करे, सामाजिक मानदंड जो हमारे तय कर रखे हैं बच्चों के लिए, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई, जैसा मैंने अभी बताया था, माता पिता की बात मानना, लेकिन बच्चा इनसे परे जा रहा है, अलग व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है, तो उसे हम क्या मानेंगे? बाल अपराधी। फिर स्किनर कहते हैं कोई ऐसा कार्य जिसे वयस्क द्वारा किया जाए तो उस वयस्क को हम अपराधी बोले, लेकिन वही कार्य जो वयस्क ने किया है वही कार्य यदि बालक करेगा तो उसको हम बोलेंगे बाल अपराधी। अब बाल अपराधी परिभाषित हमने कर लिया, भाई बाल अपराधी क्या है? कुल मिला के ये सारी परिभाषाएं एक ही बात कहती है कि बाल अपराधी जो होता है वो क्या करता है? किसी कानून को भंग करता है या किसी कानून को तोड़ता है या समाज के बनाए नियमों का उल्लंघन करता है, वो बाल अपराधी है। ठीक है, लेकिन बाल अपराधी बनने के पीछे कोई कारण होंगे, कोई रीजन होंगे जिसकी वजह से हम किसी बच्चे को इस टैग के साथ पुकारते हैं या उसे हम बाल अपराधी कहते हैं। कहने का मीन्स ये है कि बाल अपराधी बनने के पीछे कुछ कारण है, अर्थात बाल अपराधी बनने के कौन कौन से कारण हैं वो भी हमको पता होने चाहिए। और बाल अपराधी बनने के कारणों में सबसे बड़ा कारण है जिसका नाम है वंशानुक्रम। ठीक है, समानता का सिद्धांत, जब वंशानुक्रम के सिद्धांत हम पढ़ते हैं तो उसमें समानता का सिद्धांत पढ़ते हैं, और समानता का सिद्धांत यह कहता है जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। ठीक है, अर्थात
माता पिता यदि सभ्य हैं, अच्छी प्रवृत्ति के हैं, तो बच्चे भी अच्छे होंगे। माता पिता प्रतिभाशाली है तो बच्चे भी प्रतिभाशाली होंगे। माता अपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो बच्चे भी अपराधिक प्रवृत्ति के होंगे। तो वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का मतलब हमारे पूर्वजों के गुण, जिनसे हम क्या होते हैं, प्रभावित। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि बाल अपराधी बनने में सबसे बड़ा फैक्टर है वंशानुक्रम। ठीक है, कहने का मीन्स आप ऐसे समझिए जैसे किसी पीढ़ी में, किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी गुंडे बनने का कल्चर है। हर पीढ़ी में कोई ना कोई व्यक्ति गुंडा बनता चला आ रहा है, और एक पीढ़ी में कोई पुरुष गुंडा नहीं बन पाया तो विश्वास कीजिए उस पीढ़ी में एक बुआ जी गुंडी बन गई, आप तो ऐसे समझ लीजिए, लेकिन उसने परंपरा को नहीं टूटने दिया। ठीक है ना, तो वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। दूसरा वातावरण, वातावरण का प्रभाव होता है। कहां बैठ रहे हम, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारे अड़ोस पड़ोस में कैसे लोग निवास कर रहे हैं। जहां हम रहते हैं वहां ऐसा तो नहीं ज्यादातर लोग आपराधिक प्रवृत्तियों से जुड़े हों, तो स्वाभाविक है उस वातावरण का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा। तो वातावरण। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कुसंगति। कुसंगति, जब बालक कुसंगति का शिकार हो जाता है तो भी उसके गलत रास्ते पर जाने का खतरा रहता है और वो गलत रास्ते पर चला जाता है। कुसंगति कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाल अपराधी बनाने में, उसको ग्लूक ने परिभाषित किया है। ग्लूक महोदय कहते हैं कि 100% बच्चे में जो बाल अपराधी है 100%, उन 100% में से 95% बच्चों के बाल अपराधी होने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है कुसंगति। इसका मतलब बच्चे को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और अगर वो मिसगाइड हो गया, गलत संगत में पड़ गया, उसको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है, तो हो सकता है बच्चा आपराधिक कार्यों से जुड़ जाए। और इसीलिए जब क्लास में पढ़ाते हैं तो मैं कई बार बच्चों को समझाता हूं कि तुम्हें क्या पढ़ना है ये तो पता होना ही चाहिए, इससे ज्यादा पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। और ये आपको वो बताएंगे जो आपके सामने खड़े हैं, जो आपको समझा रहे हैं। क्योंकि क्या छोड़ना है, जिस दिन आप ये समझने लग जाओगे, समझ लो आप तैयारी के सही रास्ते पर चल रहे हो, सही ट्रैक पर चल रहे हो। इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है। हमने गाइड खरीदी, पूरी गाइड को पढ़ने में लगे हुए, सब कुछ आपके मतलब का नहीं है। क्योंकि गाइड वाले को आपकी जेब से 300-400 रुपए निकालना है। सेम कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, जो आप ऑनलाइन या लाइव या रिकॉर्डेड कोर्स जो पढ़ते हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि जिस कोचिंग का आप पढ़ रहे हैं उसने आपके लेवल के अकॉर्डिंग सारी क्लासें डाली हो सकता है आरएस लेवल की जीके, राजस्थान जीके आपको रीट में ही पढ़ा दी हो सकता है वो वहां से वीडियो उठाए आपके में डाल दिया 1000, 2000, 1500, 800, जो आपके लेवल से बहुत ज्यादा आगे है, और आप उनमें उलझ के रह जाते हो। इसलिए ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है ये आपको सिखाते हैं गुरु, जो आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ाते हैं। कहने का मेरा मीन्स ये है कि अगर तैयारी करनी है, बेस्ट तैयारी करनी है और इस भर्ती को भुनाना है, तो ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है। ये सिर्फ मन की संतुष्टि है कि हम कहीं भी बैठ के अपनी मर्जी के अनुसार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं शिक्षा उपनिषद है, और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप रहकर सीखना। तो मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, आप 100% सेलेक्ट हो, तो ऑफलाइन कक्षाएं आप लीजिए, जहां आपका मन करे वहां पढ़िए। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ेंगे और अच्छी कोचिंग से जुड़ेंगे, खासकर हमारा नाम ऊपर शो हो रहा है, हमसे जुड़ेंगे, तो विश्वास दिलाता हूं कि दी बेस्ट मेहनत आपको कराएंगे और आपको सिलेक्शन की दहलीज तक ले जाकर के छोड़ेंगे। कुसंगति का शिकार, ठीक है, गलत रास्ते पर नहीं जाना है, कुसंगति का शिकार नहीं होना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। तो ग्लूक ये कहते हैं 95% जो बाल अपराधी होते हैं, उनके बाल अपराधी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कुसंगति। इसके अलावा एक व्यक्ति और आ जाता है जिसका नाम है सेल्डन, और ये क्या कहता है, सेल्डन कहता है कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनका व्यक्तित्व मीशोमॉर्फिक टाइप का होता है, जिसको हम कई बार मीजोमॉर्फिक भी पढ़ लेते हैं, तो जिनका व्यक्तित्व मीशोमॉर्फिक टाइप का होता है, मीशोमॉर्फिक मतलब आपने पढ़ा होगा
सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, एक्टोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। ठीक है, तो मीसोमॉर्फिक प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है हष्ट पुष्ट, शक्तिशाली, ठीक है ना, और आक्रामक प्रवृत्ति का, जोशीला जो होता है, ऐसे बच्चे भी बाल अपराधी बनने में आगे रहते हैं और वो अपनी क्षमताओं का, अपनी शक्तियों का क्या करते हैं, गलत उपयोग। इसीलिए शारीरिक व्यक्तित्व यदि ऐसा है तो वो भी बाल अपराधी बनने का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की अधिकता। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उत्तेजना के लिए जिम्मेदार होता है, दाढ़ी मूंछ आने के लिए भी जिम्मेदार होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की यदि अधिकता है तो भी बच्चे के बाल अपराधी बनने का खतरा बढ़ जाता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इटली के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, जिनको हम अपराध मनोविज्ञान का जनक कहते हैं और जिनका नाम है सीजर लाम्ब्रोसो। क्या कहते हैं सीजर लाम्ब्रोसो को? अपराध मनोविज्ञान का जनक। और सीजर लाम्ब्रोसो कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता की वजह से भी बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। लेकिन इसकी बात पे दूसरे विद्वान उंगली उठाते हैं। उंगली क्यों उठाते हैं भाई? उंगली इसलिए उठाते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो नर हार्मोन है और भाई साहब आज के समय में आप देख रहे हैं महिलाएं भी अपराध करने में पुरुषों से कम नहीं है। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता ही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। तो दूसरे विद्वान इस बात को क्या करते हैं, नकारते हैं। इसके अलावा अशिक्षा, पढ़ाई लिखाई नहीं की, पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, सही गलत का ज्ञान कहां से आएगा, अशिक्षा। इसके अलावा भारत में बहुत सारी चीजों के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर जो भारत में बहुत सारी चीजों के लिए, और वो है गरीबी, निर्धनता। ऐसी स्थिति में भी जब बहुत ज्यादा गरीबी होती है तो शॉर्टकट के रास्ते अपनाते हैं और जल्दी से जल्दी अमीर या पैसा बनाने के चक्कर में बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, कुसंगति का शिकार, शारीरिक व्यक्तित्व यदि मीसोमॉर्फिक टाइप का है, या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की अधिकता है, या अशिक्षा है, या गरीबी है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो आजकल दिखाई दे रहा है, पारिवारिक लड़ाई झगड़े। एक मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको, आपने देखा होगा मुरैना में एक घटना हुई थी, भिंड मुरैना में, एमपी में, अभी पिछले साल के, शायद इसी साल के, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, जहां पर एक जमीन के विवाद को लेकर कई साल पहले किसी एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और उसके जो जिसकी हत्या हो गई थी उसके बच्चे अब बड़े हो गए और उन्होंने उन लोगों को, लगभग 4-5 लोगों का, आप यूट्यूब पे वीडियो भी है इस चीज के, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, उन 4-5 लोगों को उन्होंने गोली मार दी और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, जैसे सामने आता है गोली मार देता है। तो वो पारिवारिक लड़ाई झगड़े, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो भी मैंने घटना का जिक्र किया, ये वास्तविक घटना है, भिंड मुरैना की, कुछ ही महीनों पहले की है शायद, तो आप अगर देखेंगे तो मिल जाएगी। तो पारिवारिक लड़ाई झगड़े जहां बदले की भावना पैदा हो जाती है बच्चे में कि बड़ा होकर के मैं ऐसा करूंगा, मैं इसे सुधारूंगा, या इसे अपने माता पिता के अपमान का बदला लूंगा, या फिर कोई जमीन जायदाद जिसके ऊपर बचपन से ही वो देखता आ रहा है कि भाई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और मेरे पिता को दबाया जा रहा है या मेरे पिता के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आगे चल के वो आपराधिक रास्तों से जुड़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, कुसंगति का शिकार। ग्लूक का मानना है 95% बाल अपराधियों के बाल अपराधी बनने में यह फैक्टर कारण होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, फिर शारीरिक व्यक्तित्व यदि मीसोमॉर्फिक टाइप का है तो सेल्डन कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे बालकों के जो आक्रामक और जोशीले और साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो अगर गलत रास्ते पर गए तो बाल अपराधी बनेंगे, या अब बड़े होंगे तो अपराधी बनेंगे। ठीक है, फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता, हालांकि दूसरे विद्वान इस बात का खंडन करते हैं। फिर अशिक्षा, पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, मार्गदर्शन की कमी है, गरीबी, संसाधनों का अभाव है, कम समय में ज्यादा कमाना है, शॉर्टकट रास्ते अपनाने हैं, फिर पारिवारिक लड़ाई झगड़े। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से एक बच्चा अपराधी बन जाता है, जिसको आगे चल के हम बाल अपराधी कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें।
बाल अपराधियों को, ये तो कारण हो गए, अब बाल अपराधियों को सुधारेंगे कैसे? बच्चा तो गलत रास्ते पर चल पड़ा और आप एक टीचर हैं। टीचर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आपकी क्लास का बच्चा या आपके स्कूल का बच्चा किसी गलत रास्ते पर जा रहा है तो आप उसे रोके, उस बच्चे को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। तो बाल अपराधियों को सुधारने के दो तरह के प्रोग्राम होते हैं। एक तो होता है, दो तरह के उपाय होते हैं। एक तो होता है प्रतिबंधात्मक उपाय, ठीक है, और दूसरा होता है सुधारात्मक उपाय। ये दो तरह के उपाय होते हैं। साइकोलॉजी कहती है भैया या तो शुरू में ही रोक दो, ठीक है, या तो शुरू में ही रोक दो, और शुरू में नहीं रोक पाए तो फिर सुधारो, ठीक है। तो पहला है प्रतिबंधात्मक उपाय। ये क्या होता है? जब बालक बाल अपराधी बनने के शुरुआती अवस्था में होता है और टीचर होने के नाते आपको इस बात का पता लग जाए कि ये बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, पूरी तरह गया नहीं है, जा रहा है, शुरुआत है, तो उस बच्चे पर प्रतिबंध लगाओ, उस बच्चे को वहीं के वहीं रोक दो। अब प्रतिबंध कैसे लगाएंगे? तो उस बच्चे को भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करो, उस बच्चे को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करो, उस बच्चे को किसी खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करो। कहने का मतलब जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी वो गलत दिशा में लगा रहा है, उस एनर्जी को सही दिशा में डाइवर्ट कर दो, और जब वो व्यस्त रहेगा तो ऑटोमेटिक उसका ध्यान वहां से हट जाएगा और बच्चा क्या करेगा? अपनी एनर्जी का सदुपयोग, और आप उसको रोकने में सफल हो पाएंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अब तो बच्चा बाल अपराधी बन गया, इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता, अब जो होना था वो हो लिया, तो फिर भैया उनको बाल सुधार गृह भेजो। कहां भेजो? बाल सुधार गृह। और बाल सुधार गृह में भेज करके उनको सुधारने की कोशिश करो। अब यहां पे एक प्रश्न बनता है कि हम बाल अपराधियों को जेल में क्यों नहीं भेजते साहब? तो जेल में इसलिए नहीं भेजते क्योंकि जेल में बैठे एक्सपर्ट बैठे पहले से, जो अपने आप में महारथी कुख्यात है, और जब उनके संपर्क में नया नया लड़का जाएगा, नए नए बच्चे जाएंगे जो अभी अभी गलती से कुछ से अपराध हो गया या अपराध करना सीख ही रहे, तो जब वापस आएंगे ना तो भाई साहब वो एक्सपर्ट होके आएंगे फिर, क्योंकि जेल में जाने पर रहेगा अपराध संक्रमण का खतरा, इसीलिए हम उनको जेल में नहीं भेजेंगे। समझ गए ना? कहां भेजेंगे? बाल सुधार गृह में, ठीक है। अब भारत सरकार ने, ये तो होगी सामान्य बात है, भारत सरकार ने कुछ कार्यक्रम चला रखे हैं जिनके माध्यम से वो बाल अपराधियों को रोकथाम की कोशिश कर रहे हैं, बाल अपराधियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और बाल अपराधियों को सुधारने की प्रक्रिया में कुछ स्कूल्स उन्होंने खोल रखे हैं, और उन स्कूलों को हम नाम देते हैं रिफॉर्मेंट्री स्कूल का। क्या नाम देते हैं? रिफॉर्मेंट्री स्कूल। अब ये रिफॉर्मेंट्री स्कूल क्या है? ये रिफॉर्मेंट्री स्कूल है जिनमें इन बाल अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? औद्योगिक प्रशिक्षण, अर्थात आईटीआई जैसा कोर्स करवाया जाता है, सर्टिफिकेट नहीं, हुनर सिखाया जाता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन स्कूलों में इन बच्चों को भेजते हैं, इन स्कूलों में जब बच्चे पढ़ते हैं इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे लाइट फिटिंग की, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, इन सारे कामों को सिखाया जाता है, टेक्निकल काम सिखाए जाते हैं, जिससे बच्चा जब वापस आए अपनी जो अवधि है उसकी जेल बाल सुधार गृह में रहने की, तो अपनी रोजी रोटी कमा सके और सही रास्ते पर आ जाए। तो ये रिफॉर्मेंट्री स्कूल है। कहां कहां स्कूल स्थापित है ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, रिफॉर्मेंट्री स्कूल में क्या कराया जाता है? औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। रिफॉर्मेंट्री स्कूल का मकसद क्या है? तो बच्चे को सही रास्ते पे लाना, उनको तकनीक सिखाना, कौशल सिखाना, जिससे अपनी रोजी रोटी मेहनत करके कमा सके, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि ये है कहां पे, अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो कहां पे है? तो भैया एक तो है हिसार में, और हम अलवर में हैं, हमारे तो नजदीक है, ठीक है। हिसार कहां पड़ता है? हरियाणा में। दूसरा है लखनऊ में, और लखनऊ कहां है? यूपी में। तीसरा है हजारीबाग में, और हजारीबाग वर्तमान में आता है झारखंड में,
ठीक है। उसके बाद है जबलपुर में चौथा, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद है पांचवा पुणे में, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो भारत सरकार ने बाल अपराधियों को आईटीआई जैसा कौशल सिखाने के लिए 5 स्थानों पर रिफॉर्मेंट्री स्कूल खोले हैं। आपसे पूछ लेगा रिफॉर्मेंट्री स्कूल कहां पर है या कहां पर नहीं है, इस तरह का तो आपको माइंड रखना है। एक हिसार में है, एक लखनऊ में है, एक हजारीबाग में है, एक जबलपुर में है, एक पुणे में है। ये 5 रिफॉर्मेंट्री स्कूल हैं जिनमें बाल अपराधियों को टेक्निकल कोर्स कराया जाता है, मतलब औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो अपनी रोजी रोटी बाहर आने के बाद आसानी से कमा सके। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिफॉर्मेंट्री स्कूल के बाद भारत सरकार ने सर्टिफाइड स्कूल भी खोल रखे हैं। और ये सर्टिफाइड स्कूल क्या करते हैं, ये ऐसे बच्चों को कढ़ाई बुनाई का काम सिखाते हैं, गलीचे बनाना, दरिया बनाना, ठीक है, शॉल बनाना, चादरें बनाना, ये सारे काम सिखाए जाते हैं सर्टिफाइड स्कूल में। ये भारत में विभिन्न स्थानों पर है, प्रॉपर ऐसे 5 या 6 नहीं है, बहुत सारी जगह पर है। तो बस इतना माइंड रखना है सर्टिफाइड स्कूल में क्या काम होता है, क्या सिखाते हैं, तो कढ़ाई बुनाई सिखाते हैं। रिफॉर्मेंट्री स्कूल में क्या सिखाते हैं, रिफॉर्म का मतलब होता है व्यवहार को शोधित करना, व्यवहार को सुधारना, और उसके लिए टेक्निकल कोर्स करा देते हैं जिससे ध्यान एक अलग दिशा में चला जाए। ठीक है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रखा है। और प्रशिक्षण कार्यक्रम से मतलब होता है जैसे किसी बच्चे से गलती से कोई अपराध हो गया और उसको सजा हो गई और वो बाल सुधार गृह में रह रहा है, लेकिन वो आदतन अपराधी नहीं है, वो आदतन अपराधी नहीं है। कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ या बात इज्जत पे आ गई या फिर गलती से उसके हाथ से कोई हथियार चल गया और सामने वाले की मौत हो गई या सामने वाले को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन वो आदतन अपराधी नहीं है, गलती से हुआ है। तो ऐसे बच्चे को समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ने के लिए भारत सरकार ने कार्यक्रम चला रखा है, प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें उस बच्चे को जो आदतन अपराधी नहीं है, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन गलती से बाल अपराधी कहला रहा है वो बच्चा, उसको अपने परिवार के साथ रहने की छूट दी जाती है। वो अपने परिवार के साथ रह सकता है, जिसकी शर्तें या कुछ नियम होते हैं जो कोर्ट ने तय कर रखी हैं, उन नियमों का पालन करते हुए, उन शर्तों का पालन करते हुए उस बच्चे को अपने माता पिता के साथ रहने की छूट दी जाती है। वो अपना बच्चा अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकता है। सरकार का एक ही मकसद है कि इन अपराधी जो प्रवृत्ति के बच्चे हैं, जिनको हम बाल अपराधी कह रहे हैं, ये वापस सही दिशा में आए और समाज की मुख्य धारा में जुड़े और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम है बाल अपराधी बालक। इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रश्न आते रहते हैं। इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, एक ग्लूक वाली लाइन जो मैंने बताई 95%, एक मैंने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वाला बताया सीजर लाम्ब्रोसो के अनुसार, ठीक है, एक मैंने आपको व्यक्तित्व के आधार पर बताया है सेल्डन का। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से माइंड करना है। अक्सर पेपर में ये तीनों में से कोई ना कोई एक देखी जाती है इस टॉपिक को लेकर के। इसके बाद परिभाषाएं, मोस्टली परिभाषाएं आती रहती हैं और ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं कि मैं ऐसे अच्छे सी वीडियो आपको लाता रहूं, तो चैनल को लाइव जो अब चल रहा है उसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों की भी बताएं। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप पिछली बार भी रीट की तैयारी कर रहे थे और आपने मिस गाइड होकर के कोई ऑनलाइन कोर्स ले लिया या फिर किसी ऐसे संस्थान में आप फंस गए जहां पर आपका अनुभव अच्छा नहीं है, मैंने कल के वीडियो में भी ये बात कही थी, तो अगर आप ये 2025 में बहुत बड़ी भर्ती 3rd ग्रेड की आएगी, इसको आप भुनाना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप अलवर में ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस जो जिनको है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसी फैकल्टी लेकर के आपके सामने है। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी मेहनत करके आप सफल हो और आपको एक अच्छी टीम मिले जो आपको गाइड कर सके, तो आप ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट में जरूर पधारें। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट में स्पेशली शिक्षक भर्ती के बैच चलाए जाते हैं और सबसे ज्यादा फोकस 3rd ग्रेड भर्ती पे है, क्योंकि वैकेंसी ऑफ नंबर इसमें ज्यादा रहता है। और मेरा मानना है कि आपको पहले पैर टिकाना चाहिए, एक बार पैर टिका लो, ग्रेड अपने आप बढ़ती रहेगी या अपने आप बढ़ाते रहना। ठीक है, एड्रेस मैंने कल भी बताया था,
अलवर में राजीव गांधी पार्क है, मोती डूंगरी पर, एसएमडी सर्किल के पास। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं और पिछली बार का अनुभव आपका अच्छा नहीं है तो एक बार जरूर आइए, एक बार डेमो लीजिए, फिर देखिए, कंटेंट कंपेयर कीजिए, टीचर का पढ़ाने का तरीका देखिए, सिस्टमेटिक क्लासें देखिए जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानार्थ में पॉसिबल है, ज्ञानार्थ में ही संभव है। थैंक यू।